इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग हुई थी। और अगर आप एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की पूरी स्टोरी लाइन को समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट उसे जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है क्लिंट बार्टन, जिसे हम हॉकाई के नाम से भी जानते हैं। ये हॉकाई एवेंजर का एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे हमने लास्ट टाइम MCU के सिविल वॉर में देखा था। उस मूवी में सकोविया अकॉर्ड्स के चलते वहां पर क्लिंट बार्टन को 3 साल के लिए हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया था, जिसकी वजह से बाकी सभी पार्ट्स में क्लिंट बार्टन को नहीं दिखाया गया। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर थैनोस के साथ में पूरी एवेंजर्स की टीम उससे लड़ रही होती है। लेकिन अब क्योंकि थैनोस को सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन मिल गए होते हैं तो वो उनकी मदद से फाइनली वो चुटकी बजा ही देता है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन का विनाश हो जाता है और उसी के साथ में ही क्लिंट की फैमिली का भी विनाश हो जाता है। अब सिर्फ उसकी फैमिली में वही एक अकेला बचा होता है। पहले तो बार्टन को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी फैमिली आखिर गई कहाँ, लेकिन जब फाइनली उसके सामने सारी सच्चाई आती है, उसे जब ये पता चलता है कि थैनोस की वजह से मेरी पूरी फैमिली का विनाश हो गया, तो अब उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस दुनिया में रह रहे सभी बुरे लोगों को जान से मार देगा। और इसी की वजह से अब वो फाइनली अपनी क्लिंट बार्टन वाली पहचान को छोड़कर एक नकाबपोश खूनी के रूप में आ गया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है टोनी स्टार्क और नेबुला की तरफ, जो कि टाइटन ग्रह से अपनी स्पेसशिप के अंदर पृथ्वी पर लौट रहे होते हैं। इस जर्नी के अंदर अब उन्हें पूरे 22 दिन बीत चुके होते हैं और साथ ही इन 22 दिनों में अब उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ होता है और ना ही पीने के लिए। इसकी वजह से टोनी स्टार्क की हालत भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हालांकि नेबुला एक रोबोट होती है तो उसका उन पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ता है वो सब कुछ टोनी स्टार्क को झेलना पड़ता है। यहाँ पर टोनी पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था और बस मरने के लिए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया था। लेकिन उसी मोमेंट पर एक चमत्कार होता है और उसके सामने आती है कैरल डैनवर्स, यानी कि हमारी कैप्टन मार्वल। मैंने ऑलरेडी कैप्टन मार्वल की भी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, आप चाहें तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई पड़ता है तो वो उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है और उस पूरे शिप को धरती पर ला देती है। कैप्टन मार्वल इस पूरे MCU सीरीज की एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे अपनी शक्तियाँ टेसरेक्ट की मदद से मिली थी। 1995 में जब वो एक स्पीड लाइट इंजन के ऊपर काम कर रहे थे तो वहाँ पर एक ब्लास्ट की वजह से उसे उसकी शक्तियाँ मिली थी। अब 1995 के बाद में ये कहानी आती है 2018 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थैनोस के इन्फिनिटी वॉर के टाइम में जब उसने चुटकी बजाई तब सभी लोग राख में बदल रहे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर निक फ्यूरी ने अपने पेजर से कैप्टन मार्वल को एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज को पाकर कैप्टन मार्वल सीधा धरती की ओर आने लगती है। लेकिन उसी बीच वहां पर उसे टोनी का स्पेसशिप दिखाई पड़ता है, तभी वो उस स्पेसशिप को भी धरती पर ले आती है। कैरल को अर्थ पर आने के बाद में थैनोस के बारे में सारी जानकारी मिली और जब उसे पता चला कि थैनोस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो उसने सभी एवेंजर्स को एक आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों ना हम सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करें और वापस इसी टाइमलाइन में आकर उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करें ताकि मरे हुए सभी लोग वापस आ जाएं और साथ ही हम थानोस का भी खात्मा कर सकें। उसी मोमेंट पर उन्हें अपने सिस्टम से एक खास इन्फॉर्मेशन मिलती है। रॉकेट उन्हें बताता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी लहर फैली थी जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी और ठीक ऐसा 2 दिन पहले भी हुआ है एक गैलेक्सी पर। हो सकता है कि थैनोस ने वापस से चुटकी बजाई हो जिसकी वजह से हमें फिर से ये लहर देखने को मिली है। इसी के साथ सारे एवेंजर्स को ये पता लग जाता है कि फिर से थैनोस ने अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया है। उसकी लहर की वजह से वो उसके सिग्नल को ट्रैक करते हैं और सीधा अपने स्पेसशिप में उसी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर थैनोस मौजूद होता है। यहां पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है थैनोस, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। जब सभी ने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि आखिर सारे इन्फिनिटी स्टोन कहाँ हैं, तब वहाँ पर थैनोस उनसे कहता है कि मैंने उन सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करते हुए उन सभी को ही नष्ट कर दिया।
ताकि कोई भी उन इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस से जोड़कर फिर से इस पूरे ब्रह्मांड को पहले जैसा न बना पाए। इसी बात से थॉर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस का गला काट देता है और उसे वहीं जान से मार देता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं थे तो अब किसी के पास में कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी होप नहीं थी कि सारे के सारे लोग वापस से जिंदा कैसे होंगे। हर कोई निराश हो गया था। इसी की वजह से अब सब जने अपनी अपनी राह पर निकल गए थे। थॉर अब एसगार्ड एक नई जगह बसा चुका होता है जो कि स्थित होती है नॉर्वे में। थैनोस से हार जाने की वजह से और साथ ही सारे इन्फिनिटी स्टोन नहीं जुटा पाने की वजह से अब थॉर की सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल आलसी हो चुका था, काफी ज्यादा मोटा भी हो चुका था क्योंकि अब उसे नशे की लत लग चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर अब हल्क ने अपने उस पूरे ब्रूस बैनर और साथ ही हल्क के शरीर पर 1.5 साल तक काम कर उन दोनों शरीर को मिला दिया और बन गया प्रोफेसर हल्क, जिसमें ब्रूस बैनर का तेज दिमाग और साथ ही हल्क की शक्ति भी मौजूद थी। वहीं कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जिसमें वो बचे हुए लोगों को ये सिखाता था कि जो भी बीत गया हमें उस पर नहीं, अब जो आने वाला कल है हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। जिंदगी को और बेहतर किस तरीके से बनाया जाए इसके बारे में वो सभी से चर्चा करता रहता था और ग्रुप डिस्कशन करता रहता था। साथ ही दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जो कि अब पेपर पॉट्स के साथ में शादी करके अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ में एक किसी जगह पर अपना एक शांत लाइफ जी रहा था जिसे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इसी के साथ ही पूरे 5 साल बीत जाते हैं। तभी सैन फ्रांसिस्को में एक घटना घटती है। आपको याद होगा एंटमैन जो कि एंटमैन एंड द वास्प के अंदर पिम पार्टिकल लाने के लिए सीधा पहुंच गया था क्वांटम रियल में, लेकिन थैनोस के चुटकी बजा देने की वजह से वो वहीं पर अटक गया था। जिस लैब की मदद से वो उस क्वांटम रियाम में गया था वो एक वेन में थी और तभी उस वेन के अंदर एक चूहा घूम रहा होता है जिसकी गलती से वो फिर से मशीन स्टार्ट हो जाती है और क्वांटम रियाम से फिर से एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग इस दुनिया में वापस आ जाता है। क्वांटम रियाम जो कि हमारी दुनिया से एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है, जहाँ का टाइम, जहाँ का दबाव, जहाँ का समय हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। अब क्योंकि क्वांटम रियाम बिल्कुल ही एक अलग जगह थी तो वहाँ पर बिताए गए 5 घंटे इस दुनिया के 5 सालों के बराबर थे। यानी कि 2018 में थैनोस की स्नैप से जो पूरा ब्रह्मांड आधी पॉपुलेशन में बट गया था, इस पूरे 5 सालों को वहाँ पर सिर्फ बीते थे 5 घंटे। जब इन 5 घंटों के बाद में स्कॉट लैंग अपनी दुनिया में वापस आता है तो देखता है कि सभी लोग जा चुके हैं, यहाँ तक कि उसका पुराना घर, उसकी अब बेटी भी 5 साल ज्यादा बड़ी हो गई है। इन सभी चीजों को समझने के बाद में स्कॉट अपने पुराने दोस्तों यानी कि एवेंजर्स के पास में जाता है और उन्हें बताता है कि इस पूरी घटना को यानी कि थैनोस की चुटकी बजाने के बाद में जो 5 साल इस दुनिया में बीत गए हैं वो क्वांटम रियाम में सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के बराबर थे। स्कॉट कैप्टन को ये समझाता है कि अगर हम पिम पार्टिकल और साथ ही क्वांटम रियाम का अगर ठीक से यूज करना सीख गए तो हम 5 साल पीछे वापस से जाकर सभी घटनाओं को फिर से सुधार सकते हैं। वो गलतियां या फिर वो हादसे जो 5 साल पहले बीते हैं हम उन सभी को ठीक कर सकते हैं। और इसी बात से स्टीव एग्री करता है और साथ ही अब कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और साथ ही एंटमैन तीनों मिलने के लिए और मदद मांगने के लिए जाते हैं आयरन मैन के पास में, जो कि अब हिल स्टेशन पर अपनी फैमिली के साथ में रहता है। टोनी से मिलने के बाद टोनी को वो सारी की सारी स्कीम बताते हैं, उसे समझाते हैं कि अगर हम क्वांटम रियाम के ऊपर काम करें तो हम समय के पीछे जाकर सभी हादसों को टाल सकते हैं। लेकिन टोनी ये बात जानता था कि इस काम में खतरा है और अगर उसने ये काम किया तो उसकी फैमिली पर भी आंच आ सकती है और इसी की वजह से टोनी उन सभी को ये काम करने से मना कर देता है और निराशा के साथ में उन सभी को वहां से जाना पड़ता है। अब क्योंकि टोनी ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया था तो वो सभी पहुंचते हैं हल्क के पास में, जो कि अब प्रोफेसर हल्क बन चुका होता है। अब क्योंकि ब्रूस का दिमाग भी काफी तेज होता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अब लग जाते हैं एक टाइम मशीन बनाने में। लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में पता चलता है कि हल्क के द्वारा बनाई गई वो टाइम मशीन एकदम एक्यूरेट तरीके से काम नहीं कर रही। वो उस टाइम पर हमें नहीं पहुंचा पा रही जिस टाइम पर हमें पहुंचना था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टोनी की तरफ, जो कि अपने घर में बैठकर जैविस के साथ में एक टाइम मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है और गलती से उसके कोड्स बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं और फाइनली एक टाइम मशीन बन ही जाती है।
इसकी वजह से अब टोनी स्टार्क अपनी मेंटलिटी और अपनी डिसीजंस को बदल देता है। पहले जब वो ये सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन जब पेपर पॉट्स से आकर समझाती है और बोलती है कि हमारे लिए तुम पूरी दुनिया को दांव पर नहीं रख सकते, तुम हमारी चिंता मत करो और पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करो, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और इसी की वजह से अब टोनी फाइनली टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है और एक छोटा सा गैजेट बनाकर सीधा पहुंचता है कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स के पास में, और साथ ही वो वहां पर लेकर आता है उसके लिए उसी की वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका से ये बोलकर ले ली थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। वहीं दूसरी ओर नताशा पहुंचती है टोक्यो क्लिंट को वापस लाने के लिए। वो क्लिंट को समझाती है कि एक नकाबपोश खूनी बनकर बुरे लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दिला सकता, तुम्हें सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारी आंखों के सामने होगी और हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रॉकेट और हल्क पहुंचते हैं सीधा नॉर्वे के न्यू एसगार्ड में, जहां पर थॉर मौजूद होता है। थॉर को देखने पर ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल भी काम का नहीं रहा, बिल्कुल आलसी हो गया है, मोटा हो गया है और अब उसका इन लड़ाइयों से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। लेकिन वो उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि अगर ये टाइम मशीन काम कर गई तो तुम थैनोस से अपना पुराना बदला ले सकते हो और साथ ही इस ब्रह्मांड से खत्म हुई आधी पॉपुलेशन को भी हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। और इन्हीं बातों की वजह से थॉर भी उनकी बात पर एग्री करता है और उनके साथ में आ जाता है और फिर शुरू होती है टाइम मशीन की टेस्टिंग। इस फाइनल डिसीजन के बाद में सभी सुपर हीरोज अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइमलाइन के साथ अलग अलग जगह पर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और साथ ही एंटमैन पहुंचते हैं 2012 की टाइमलाइन में, जहां पर न्यूयॉर्क बैटल चल रहा होता है चित्तौरी आर्मी के अगेंस्ट। 2012 की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वहां पर 3 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे। टेसरेक्ट जिसके अंदर की स्पेस स्टोन था, आई ऑफ आगामोटो जो कि एक टाइम स्टोन था और साथ ही वो सेप्टर जिसके अंदर माइंड स्टोन था जो कि थैनोस ने ही लोकी को दिया था। टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट को लेने के लिए सीधा एवेंजर्स टावर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एक अनहोनी हो जाती है। वहां हल्क आकर उनका काम बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से टेसरेक्ट निकल जाता है और लॉकी टेसरेक्ट को वहां से लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना होता है 2000 वाले स्टीव रॉजर यानी कि अगले ही कैप्टन अमेरिका के सामने। दोनों के बीच में एक शानदार तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। ये फाइट मेरी इस मूवी की वन ऑफ द फेवरेट फाइट है। लेकिन फाइनली लेटेस्ट वाला कैप्टन अमेरिका उस सेप्टर को लेकर वहां से निकल ही जाता है। वहीं हल्क पहुंचता है न्यूयॉर्क के सैंक्टम में, जहां पर वो आई ऑफ आगामोटो यानी कि टाइम स्टोन को लेने के लिए पहुंचता है। लेकिन तब टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में नहीं, पेशेंट वन यानी कि गुरु माँ के पास में होता है। हल्क गुरु माँ से उनको टाइम स्टोन देने के लिए बोलता है, लेकिन तब गुरु माँ उसे कहती है कि अगर मैंने टाइम स्टोन तुम्हें दे दिया तो इस पूरे यूनिवर्स में मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन भी बिगड़ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। तब वहाँ पर हल्क एशियन वन को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है, उन्हें समझाता है कि फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्टोन की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी गुरु माँ उसकी बात को नहीं मानती। तब फाइनली वहाँ पर ब्रूस बैनर उसे कहता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो टाइम स्टोन थैनोस को दिया है तो ज़रूर उसके पीछे उसका कोई मास्टर प्लान ज़रूर होगा। इस बात से गुरु माँ एग्री करती है और फाइनली अपना टाइम स्टोन निकाल कर हल्क को दे देती है। अब कैप्टन अमेरिका और साथ ही हल्क ने टाइम स्टोन और साथ ही माइंड स्टोन तो ले लिया, लेकिन टोनी स्टार्क और एंटमैन को अभी तक टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन नहीं मिल पाया था। तो इसकी वजह से अब फाइनली टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइम में और पीछे जाएंगे और वहीं से स्पेस स्टोन यानी कि टेसरेक्ट को अपने पास में लाने की कोशिश करेंगे। और वो दोनों पहुंचते हैं सीधा 1970 की टाइमलाइन में, जहां में दिखाए जाते हैं टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क। टोनी उनसे मिलकर काफी खुश होता है और साथ ही वो वहां से टेसरेक्ट को निकालने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका भी वहां पर होता है तो उस मोमेंट पर उसे पिम पार्टिकल्स भी नजर आते हैं, तो वो पिम पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेकर अपनी रियल वाली टाइमलाइन में आ जाते हैं। वहीं पर थॉर और रॉकेट पहुंचते हैं 2008 की टाइमलाइन में, जिसमें उन्हें लेना था रियलिटी स्टोन, जो कि ईथर की वजह से अब पहुंच चुका था जेन फोस्टर के शरीर के अंदर। और जेन
एसगार्ड में थी। इसकी वजह से दोनों सीधा एसगार्ड पहुंचते हैं और वहां पर थॉर अपनी माँ से भी मिलता है। वो अपनी माँ को सारी बात समझाता है। अब क्योंकि उसकी माँ एक जादूगरनी होती है तो वो ऑलरेडी फ्यूचर को देखकर थॉर की सारी परेशानियां समझ जाती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर थॉर अपना हाथ आगे करता है और उसका म्यूनिर भी अब उसके पास में आ चुका होता है। वहीं पर रॉकेट भी जेन फोस्टर के अंदर से ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन को निकाल लेता है और दोनों वापस से अपनी टाइम लाइन में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं हॉकाई और ब्लैक विडो जो कि पहुंचते हैं 2014 की टाइम लाइन में सीधा वॉर्मीर पर सोल स्टोन की तलाश में। वहां पर उन्हें मिलता है रेड स्कल जो कि किसी टाइम पर स्किमिट के शरीर में था। वहां पर पहुंचने के बाद में सोल स्टोन के लिए वो रेड स्कल उन्हें बताता है कि ये हमेशा सोल के बदले सोल मांगता है। अगर तुम्हें सोल स्टोन को पाना है तो एक सोल की कुर्बानी देनी होगी। दोनों ही ये बात समझ जाते हैं कि जब तक हम दोनों में से कोई भी एक कुर्बानी नहीं देगा हम सोल स्टोन को नहीं पा सकते। दोनों ही आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों के बीच में भी एक हार्ट टचिंग फाइट होती है। लेकिन फाइनली नताशा अपने आप को कुर्बान कर देती है सोल स्टोन के लिए और फाइनली बार्टन के पास में सोल स्टोन आ जाता है और वो भी अब अपनी रियल वाली टाइम लाइन में भी आ जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जेम्स रोडी और साथ ही नेबुला की तरफ जो कि पहुंचते हैं 2014 की टाइम लाइन में मोरैग ग्रह पर जहां पर पीटर क्विल ऑलरेडी मौजूद होता है और वो सभी पहुंचते हैं पावर स्टोन की तलाश में जो कि ऑर्ब के अंदर होता है। वहां पहुंचने के बाद में वो पीटर क्विल को बेहोश करके वहां से पावर स्टोन को लेने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर नेबुला को पुरानी नेबुला की वजह से यादें आने लगती है। उसका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है जिसकी वजह से नेबुला वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहीं पर थैनोस के लोग आकर उस नेबुला को बंदी बना लेते हैं। क्योंकि नेबुला एक ह्यूमनॉइड होती है, आधी ह्यूमन और साथ ही आधी एंड्रॉइड, जिसकी वजह से अब थैनोस को उसकी पूरी की पूरी मेमोरी को स्कैन करने का मौका मिल जाता है और साथ ही 2014 वाले थैनोस को 2018 में हुए इवेंट्स के बारे में भी पता चल जाता है। उसे ये पता चल ही जाता है कि फाइनली उसने 6 के 6 स्टोन्स को पा लिया और साथ ही पूरे ब्रह्मांड को आधी पॉपुलेशन में भी बांट दिया, जिसकी वजह से अब उसका मकसद और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। साथ ही अब थैनोस नेबुला से उसके पिम पार्टिकल्स को भी ले लेता है और उसे एबोनिमो की मदद से एक काफी अपग्रेडेड वर्जन में बनाकर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में सीधा पृथ्वी पर 2023 वाले डायमेंशन में पहुंच जाता है। इसी दौरान सारे एवेंजर्स सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गॉन्टलेट में फिट करते हैं और अब बारी आती है कि कौन स्नैप करेगा, जिसकी वजह से बीती हुए सारे हादसे यानी कि जो आधी पॉपुलेशन इस पूरे ब्रह्मांड से खत्म हुई है वो वापस आ जाएंगे। तब पहले थॉर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद में हल्क उसे कहता है कि इसके अंदर गामा वेव्स बह रही है, अगर तुमने इसका यूज़ किया तो तुम्हारा काफ़ी बुरा हो सकता है, क्यों ना इसका इस्तेमाल मैं करूं, क्योंकि मैं गामा वेव से ही तो बना हूं। और इसी मोमेंट पर हल्क उस गॉन्टलेट को पहनता है और चुटकी बजाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हल्क की काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है। हमने जब देखा था कि थैनोस ने भी पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में स्नैप किया था, लेकिन तब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था। ऐसा इसकी वजह से हुआ था क्योंकि थैनोस हल्क से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसकी वजह से हल्क वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में से जो आधी पॉपुलेशन खत्म हुई थी वो भी अब वापस आने लगी है। तभी इस बात से काफ़ी खुश थे कि आधी पॉपुलेशन वापस से जिंदा हुई है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई क्योंकि उस मोमेंट पर थैनोस भी अपने शिप और साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ में रियल टाइम में यानी कि 2023 वाले इवेंट में पहुंचकर उनकी उस लोकेशन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। अब थैनोस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो ये चाहता था कि इस बार वो सारे के सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में आधी पॉपुलेशन नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर दे और फिर एक नया गैलेक्सी, एक नया ब्रह्मांड बनाए जहाँ के लोग थैनोस की पूजा करें, सब लोग थैनोस को माने और उसे सर्वोच्चम स्थान दें। और फिर शुरू होती है इस पूरे MCU की सबसे तगड़ी फाइट। हालांकि ये फाइट आधे घंटे लंबी है और मैं नहीं चाहता कि इसे एक्सप्लेन करके मैं आपके इस मूवी के एक्सपीरियंस को खराब करूं, तो मैं चाहता हूं कि ये फाइट आप खुद देखें।
इस फाइट के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बार्टन उस पूरे की पूरे गॉन्टलेट को लेकर भागता है और साथ ही पूरी की पूरी फीमेल फोर्स जो कि अगेंस्ट होती है थैनोस की आर्मी के। और वहीं हमें दिखाया जाता है एक सबसे शानदार सीन जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका उठा लेता है म्योनीर और लड़ाई करने लगता है थैनोस से। इस सीन के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि कैप्टन अमेरिका ने ये मूवी पूरी की पूरी अपने नाम ही कर दी। और वहाँ हमें एक और शानदार फाइट दिखाई जाती है कैप्टन अमेरिका और साथ ही थैनोस के बीच में। लेकिन फिर भी थैनोस तो थैनोस है और थैनोस के सामने टिकना कोई आसान बात नहीं। वहीं पर थैनोस की आर्मी के सामने अब बाकी बची एवेंजर्स की टीम भी घुटने टेक रही होती है। लेकिन उसी मोमेंट पर 5 साल बीते जो सभी लड़ाई करने वाले सुपर हीरोज थे और जो एवेंजर्स थे वो उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर वकांडा से आती है ब्लैक पैंथर की टीम और साथ ही सैंक्टम से आती है वोंग की पूरी टीम। और अब पूरे के पूरे एवेंजर्स फिर से असेंबल होकर थैनोस और उसकी टीम के खिलाफ फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है वो क्लासिक सीन जो इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब आयरन मैन को वही इशारा देते हैं। ये वही आखिरी भविष्यवाणी है जो कि मैंने करोड़ों के अंदर से एक चुनी थी। अगर इस मूवमेंट पर हम सफल हो गए तो हम थैनोस का खात्मा कर सकते हैं, अदरवाइज हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही आखिरी मौका है, इसी में ही हमें सब कुछ करना है। आयरन मैन थैनोस के हाथ से सारे के सारे मणियां यानी कि इन्फिनिटी स्टोन चुरा कर अपने ही गॉन्टलेट में पहन लेता है और फिर बोलता है आई एम आयरन मैन और उसी के साथ में एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी थैनोस की टीम धूल बनकर वहाँ से उड़ जाती है। और अब बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे रियल टाइम के हीरोज़ और साथ ही यहाँ की टाइमलाइन की पूरी पॉपुलेशन। लेकिन इसी के साथ ही आयरन मैन भी अब पूरी तरीके से घायल हो चुका था और मोमेंट आता है जब उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का फ्यूनरल जिसके अंदर सभी एवेंजर्स शामिल होते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है थॉर जो कि अब अपने एसगार्ड की कमान वल्कैरी को संभाल कर अब निकल जाता है पीटर क्विल और साथ ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ में। एवेंजर्स ने ये डिसाइड किया था कि जिस भी स्टोन को हम जहाँ से उठाएंगे हमारा काम फिनिश होने के बाद में उस स्टोन को वापस से उसकी जगह पर रख देंगे। और इस काम के लिए कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ता है। कैप्टन अमेरिका थॉर के म्योनीर और साथ ही 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने साथ में लेकर टाइम मशीन का यूज़ करते हुए हर एक स्टोन को अपनी जगह पर वापस रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ़ में बिताए थे तो उसने अपनी ज़िंदगी को ठीक से नहीं जिया था, तो इसीलिए वो वापस अपनी 1945 वाली लाइफ में पहुंचकर पैगी कार्टर के साथ में अपनी बाकी बची लाइफ को स्पेंड करता है। और जब उसका अंतिम समय आने लगता है तो वो वापस से रियल टाइम के डायमेंशन में आकर यानी कि 2023 के डायमेंशन में आकर वहाँ पर फैल्कन को अपनी एक शील्ड दे देता है और कहता है कि आज से तुम ही यहाँ के कैप्टन अमेरिका हो।